block of mass m is placed on a smooth wedge of mass capital M. Smooth wedge of mass capital M. So can you repeat? A block of mass small m is placed on smooth wedge of mass capital M. The wedge is resting on smooth horizontal surface and strings connect and string connects the wedge to a wall. The system is released from rest so that block slides down. Find the action force. सर स्ट्रिंग कनेक्ट से एक बार रिपीट कर दें. String connect wedge to the wall. The system is released from rest. Find acceleration of block, reaction force between wedge and ground, the action force between wedge and ground, and tension in the string. And tension in the string. आपको डायग्राम गिवन है साथ में. हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है कितनी है, जिस स्ट्रिंग से हमने वेज को वॉल से टाई किया हुआ है. दूसरा हमने बताना है इसकी एक्सेलरेशन कितनी है और इस वेज में और ग्राउंड में नॉर्मल रिएक्शन कितना है. फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है. वेज तो मूव करेगा नहीं बिकॉज उसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है. हमें पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ये तो हमेशा जी साइन थीटा ही रहेगी. अगर वेज मूव करता तो भी जी साइन थीटा होती. नो सर. फिर कितनी होती? फिर जी साइन थीटा क्या था अगर वेज भी मूव कर रहा है तो? सर रिलेटिव एक्सेलरेशन. ये रिलेटिव टू वेज जी साइन थीटा थी. अभी वेज रेस्ट पे है तो इसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, वो पार्ट हो गया. तो हमें बताना है एक नॉर्मल रिएक्शन कितना है वेज में और ग्राउंड में, और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है. ठीक है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा वेज का भी और इस मास का भी. अगर मैं कैपिटल एम का बनाऊं तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग, Normal reaction by small. इस पे N1 ये फोर्स एक्सर्ट की वेज ने एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो वेज पे भी ये फोर्स सेम लगेगी. एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल. ग्राउंड वेज पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा तो वेज पे फोर्स एक ये भी एक्ट कर रही है mg. ग्राउंड वेज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, परपेंडिकुलर अपवर्ड. तो इस पे एक फोर्स अपवर्ड भी लग रही है. हमें ये बताना है कितनी है N2.
N2 निकालना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है. सो पहले कंसेप्ट लिख लो. एज द वेज इज फिक्स्ड, as the wedge is fixed, therefore as the wedge is fixed, therefore no force. As the wedge is fixed, therefore net force on the wedge in horizontal and vertical direction is zero. Net force on the wedge in horizontal and vertical direction is zero. Moreover, as the surface is smooth, as the surface is smooth, block slides down the wedge. Block slides down the wedge with an acceleration of g sine theta. With an acceleration of g sine theta. इस पे अगर मैं इस n1 के कंपोनेंट्स बनाऊं, this will be N1 sin. N1 sin theta. n1 किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा के. mg cos theta. मैंने फोर्सेस सारी मार्क कर ली. बहुत क्लियरली सिर्फ वेज पे फोकस करो. वेज पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है? वेज पे टेंशन और N1 sin theta. N1 sin theta. N1 sin theta. बिल्कुल ठीक. n1 sin थीटा लग रही है टुवर्ड्स राइट, ये लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट. इसने मूव तो करना नहीं, फिक्स्ड है. मतलब t1 इज इक्वल टू n1 sin थीटा. Yes. है ना? Yes, और sir. n1 कितना है? Mg cos theta. mg cos. mg cos थीटा. तो टेंशन कितनी होगी? mg cos थीटा इनटू sin थीटा. फिर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, n2 ये mg है, n1 cos. n1 cos को मैं लिख सकता हूँ mg cos को है थीटा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? बिकॉज अगर मैं ब्लॉक का इक्वेशन लिखूं, से पहले अगर हम ब्लॉक की बात कर लें, फॉर ब्लॉक हमारे पास है n1 इज इक्वल्स टू मतलब a की वैल्यू निकाल ली हमने g sin थीटा. Net horizontal force is 0. वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएं अगर n2 is equals to देखो क्लियर है सारे पार्ट्स. किसी को डाउट है तो देखो. इसमें कोई भी डाउट? बिकॉज अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया ठीक से तो लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा.
क्लियर है सबको? Yes. नेक्स्ट यू राइट. Three blocks ABC. Three blocks ABC are arranged as shown in figure. Pulleys and string. Pulleys and string are ideal. All surfaces are frictionless. C is moving down the incline with acceleration of 1 meter per second square. Find mass of B. Find mass of B. Tension in the string and acceleration of A and B. And acceleration of A and B. सर फाइंड क्या क्या करना? Mass of B, tension in the string and acceleration of A and B. सॉरी गलत बना दिया डायग्राम थोड़ा सा. डायग्राम चेंज कर देना, गलत बन गया थोड़ा सा. ये डायग्राम दिया. ये फिक्स्ड सरफेस है.
हमें दिया है इसका मास 6 है, इसका 3 है, ये नीचे मूव कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बताना है बी का मास कितना है, इसका मास कितना है, ए और बी की एक्सेलरेशन कितनी है और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है। क्वेश्चन समझ आया सबको? कल पूछा गया है Yes. इसका मास, टेंशन और इन दोनों की एक्सेलरेशन जो नहीं गिवन, कैसे अप्रोच करें। मेरे को आप में से कोई इन दोनों मासेस की एक्सेलरेशन में रिलेशन बता सकता है, इन तीनों की ए बी सी की एक्सेलरेशन किसी वे में रिलेटेड है? ए बी और सी की एक्सेलरेशंस में अगर रिलेशन बताना हो तो Sir, A की acceleration half C की acceleration. क्या बोला आपने? Sir, A की acceleration half है C की acceleration. नहीं। अच्छा मेरे को ये बताओ, सी जब नीचे मूव करेगा बी किधर मूव करेगा? ऊपर। upward. इसकी एक्सेलरेशन पता नहीं है हमारे को, लेट इट बी ए बी, ठीक है। ये किधर मूव करेगा? Right side. Right side. इसकी एक्सेलरेशन भी नहीं पता, लेट इट बी ए। वेक्टर लो या ना लो, एरो ले लिया मैंने कि इधर को एक्सेलरेट करेगा। अच्छा एक काम और करते हैं, हम टेंशंस मार्क करते हैं। इसमें टी, की टेंशन कितनी? 2T 2T क्यों क्यों टूटी? टेंशन टूटी क्यों लूं मैं, रीजन बताओ ना साथ में। सर क्योंकि हम पुलिस को मासलेस लेते तो उनका नेट फोर्स 0 होता है। बिल्कुल ठीक, पुलिस को हम मासलेस लेते हैं तो पुली पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो बिकॉज राइट साइड पे टूटी लग रही है तो लेफ्ट साइड पे भी टूटी, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, याद है क्या था? Yes, sir. क्या था प्रिंसिपल? Sir, जो internal force होती है उसका work done 0 होता है. इंटरनल फोर्सेस किसको लेते हैं हम नॉर्मली ऐसे न्यूमेरिकल्स में? Tension. टेंशन को। टेंशन। अब ध्यान से देखना, इसकी बात करूं मास ए की, इस पे टेंशन कितनी लग रही है? 2T. और ये जिधर टेंशन लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है कि ऑपोजिट? Sir, उसी सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में। तो इसको अगर मैं लिख दूं 2t इंटू एक्स ए, बाकी वर्क डन कैसे निकलेगा इस केस में? मैं इसको ऐसे लिखूं, लिख सकता हूं ऐसे या नहीं लिख सकता? अब आप अपना लॉजिकली मिस्टेक देखो, आपने क्या की। आपने कहा ये वाला जो मास है दिस मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? राइट। ये राइट। अच्छा अगर ये मास राइट साइड मूव करेगा तो ये पुली राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जाएगी? ये वाली पुली ये अगर राइट साइड आ रहा है तो ये पुली राइट साइड आएगी। राइट ये साइड। पुली राइट साइड आएगी तो ये मास ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे। नीचे जाएगा। तो ये आपका एरो गलत था, बिकॉज ये अगर नीचे जाएगा, ये एक एक करके देखो ना, ये नीचे जाएगा तो ये पुली इधर आएगी, पुली इधर आएगी तो ये मास नीचे जाएगा। अब मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सेज कि वर्क डन बाय टेंशन इज 0। इसके लिए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, ये टेंशन अपवर्ड्स है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है,
तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो कितना वर्क डन होगा इसका? Minus TXB. माइनस टी एक्स पी। सिमिलरली ये नीचे जा रहा है और टेंशन अपवर्ड्स है, तो वर्क डन इज, Minus TXC. एंड दिस शुड बी 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x है, इसको मैं दो बार ही डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। सो ये इन तीनों की एक्सेलरेशंस में रिलेशन है। ट्वाइस ऑफ ए इज ए बी प्लस ए सी। क्लियर है यहां तक? अब एक एक करके बॉडी को देखते जाओ। सिर्फ ए को देखो, और मैं जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही ना उसको अवॉइड करूंगा, उसकी इक्वेशंस नहीं लिखूंगा। तो ए जो है वर्टिकली मूव कर सकता है? No, sir. नो सर। हॉरिजॉन्टली मूव करेगा सिर्फ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए पे कौन सी फोर्स लग रही है? Tension. 2T। कोई और फोर्स है 2T के अलावा इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? बिकॉज एक mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है। तो इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन बनेगी 2T इज इक्वल्स टू, इसका मास 6 गिवन। ठीक है यहां तक? ये इक्वेशन ठीक है सबको? फर्स्ट Yes. अगर मैं बी की बात करूं, बी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी? बी ने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, वर्टिकल? Vertical. तो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो देखने की जरूरत भी नहीं, एक्ट कर रही है कि नहीं। ये नीचे जा रहा है, मतलब वेट ज्यादा या टेंशन ज्यादा? Weight. वेट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? MBG minus T is equal to mg माइनस टी इज इक्वल्स टू, VAB. इसका हमें मास पता नहीं। ओके, इसको देखते हैं। इस पे ये इंक्लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो इंक्लाइन में डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? mg sin MG sin. m की वैल्यू दी है, तो 3g sin 37। sin 37 इज 3/5। तो 3g sin 37 कितना हो गया? 3g sin 37 कितना हो गया? sin 37 की वैल्यू पुट कर दो ना। 18 18. माइनस टी, और इसकी एक्सेलरेशन पता है? ठीक है, यहां से मैं टी निकाल सकता हूं। Yes. टी कितना आ गया? 15. अगर मेरे को टी की वैल्यू पता हो तो मैं ए की एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। Yes. That means 30 is equals to, अगर मेरे को सी की और ए की एक्सेलरेशन पता है तो मैं बी की भी निकाल सकता हूं। Yes. तो ए बी की वैल्यू 9%.
अगर मेरे को ए बी की वैल्यू पता हो तो मैं ए बी का मास निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये मैंने सॉल्व किया फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन जी की वैल्यू पुट कर दो 10, सो 10 MB माइनस 9 MB। देखो ध्यान से, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा तो ये वर्चुअल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इसके बिना ये सॉल्व नहीं होना था। बिकॉज आप यहां तक तो कर लेते सॉल्व, बट जब हमने बी की एक्सेलरेशन और बी का मास निकालना है, देन यू नीड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस। क्लियर है सबको? किसी को नहीं कुछ समझ आ रहा तो पूछो। सर हमने एक्सेलरेशन बी की कैसे निकाली? हमें ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दी, ए की एक्सेलरेशन पता है 5, सी की पता है 1, तो बी की निकल आएगी ना। ओके सर। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। Extrude. In the figure shown, pulleys are massless and frictionless. Coefficient of friction between blocks and the planes is mu is equal to 0.5. Mu is equal to 0.5. Find acceleration of the three blocks. Mass of A is 5 kg. Mass of B is 4 kg. यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0.5,
इन दोनों के बीच में भी 0.5. यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 masses. इसको खुद से करो पहले ट्राई ये क्वेश्चन. अब टेक योर टाइम, 5 मिनट 7 मिनट जितने. हमने लिया ये एक से सर इसका आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सबकी सेम थोड़ी आएगी. 2 किसकी निकाली है, कौन सी बॉडी की? सबकी एक्सेलरेशन 2 थोड़ी आएगी. तो 2 किसकी निकाली A आपने? की 7. सर पहले हम वर्चुअल वर्क लगा दे. इसका वर्क डन. मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इज ट्वाइस ऑफ एक्स सी. दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो एक रिलेशन आ गया. ठीक है, अब इसकी बात करते हैं. इस पे एक फोर्स और लगेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फ्रिक्शन. म्यू एम बी जी. इस पे मार्क करें तो, और इस पे फ्रिक्शन कितनी? म्यू एम ए जी कॉस थीटा. अगर हम फ्री बॉडी इक्वेशंस लिखें, ए की बताओ पहले. ए का मास 5 kg है. ये इक्वेशन बनी है ए की. So this comes out to be t minus 20 एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर हम ए में लाइक इंक्लाइन प्लेन में प्लेस है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं कंसीडर करेंगे. mg sin 37. mg sin theta. वो तो होता है स्ट्रिंग ना हो तो, हमेशा थोड़ी होती है. मतलब अच्छा आप कंपोनेंट कह रहे हो, 1 मिनट. हाँ वो कंसिडर करना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा साथ. कंपोनेंट तो लेना पड़ेगा. एक्सेलरेशन ए लेंगे, यहाँ पे लिख दो. मास इज 5 इंटू 10 इंटू एम जी साइन 37 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5 कैंसिल हो जाएगा, 330. ये कंसिडर करनी पड़ेगी. ओके. सी की इक्वेशन, सी की इक्वेशन क्या बनेगी? सी पे डाउनवर्ड फोर्स 2.5 जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन 2T. सो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बनी. सो हमने यहाँ, और एक हमारे पास एक्सेलरेशंस में रिलेशन है. सो यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी. कर दो सॉल्व.
आंसर जो आने चाहिए, ए की एक्सेलरेशन 4.2, बी की -2.2, सी की -1। मैग्नीट्यूड्स का ध्यान दो सिर्फ, बाकी चिंता ना करो, बिकॉज हमने एरोज अपने लिए, बुक ने अपने लिए हो सकते हैं। Find the answers A, B, and C accelerations. पहले इसको सॉल्व करके मेरे को वैल्यूज निकाल के बताओ, फिर कुछ और आगे बताना है मेरे को। Find the value of A, B, and C. मतलब अपोजिट डायरेक्शन हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की, बॉडी उसके ऑपोजिट मूव कर रही है। ये किसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है? बी की। अब डायग्राम देखो, बी किसी भी हालत में इधर जा सकता है? No, sir. नहीं जा सकता। तो फिर क्या करूं मैं इसके आगे? आंसर तो मेरा आ गया बी इज -2.2। मतलब मैं एज्यूम कर रहा था कि बी लेफ्ट साइड पे जा रहा है, नेगेटिव का मतलब बी राइट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे तो जा नहीं सकता। पर हमें एक चीज पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये राइट साइड पे नहीं जा रहा है, ये रेस्ट पे है। ये टेंशन की इतनी वैल्यू ही नहीं थी कि इसको ओवरकम कर पाती। नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी नहीं हो सकती। यहां तो ये रेस्ट पे रह सकता है, यहां ये लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है। इट कैन नॉट मूव टू द राइट, बिकॉज ये तो कभी नहीं हो सकता ना। राइट साइड पे कब जाएगा? जब ये वैल्यू टी से ज्यादा, और फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो राइट साइड तो जा नहीं सकता था। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जस्ट टेंशन के इक्वल है, और ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है, अगर बी 0 हो गया, तो इन दोनों में रिलेशन क्या बन गया फिर? Acceleration of A is equal to twice Acceleration of A is twice the acceleration of C. अब इस पे आते हैं, B 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ B, तो टेंशन कितनी हो गई? 20. मैं कह सकता हूं मैं कह सकता हूं कि टेंशन 20 है, या इससे नहीं। कम भी हो सकती है। 20 किसकी वैल्यू थी? ये किसकी वैल्यू थी? Static friction. ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है? लिमिटिंग। पर अगर वो रेस्ट पे है तो मैं कह सकता हूं कि लिमिटिंग वैल्यू ही होगी। मान लो अगर ये 16 होता, ये 20 आ रही है मेरे पास वैल्यू, ये सॉल्व करके 20 आ रहा है, तो अगर टेंशन 16 है तो ये कितनी हो जाएगी? 16। ये भी 16 ही होगी, या 20 थोड़ी होगी फिर। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल ही है। पहले इसका कंसेप्ट लिखो, फिर एक एक स्टेप करके करते हैं। यहां तक सॉल्व कर लेना, जिनका भी नहीं हुआ बाद में क्लास के सॉल्व करके देखना। ये वैल्यू यहां तक सबका आंसर आना चाहिए, फिर इसके बाद रीजन देना। As acceleration of B is coming out to be negative, as acceleration of B is coming out to be negative, which mathematically implies, physically nahi, which mathematically implies that body is moving in direction, that body is moving in direction opposite to, body is moving in direction opposite to the direction of body is moving in direction opposite to the direction assumed while solving, but B cannot move towards right, but B cannot move towards right because friction is a self-adjusting force. B cannot move towards right because friction is a self-adjusting force. And when body is at rest,
friction can be equal to limiting value or less than that. अब इस इक्वेशन को देखो, अगर हम ये कह ही नहीं सकते कि फ्रिक्शन म्यू एम जी है, मतलब ये मेरी सेकेंड इक्वेशन गलत है, इसको बिना यूज किए सॉल्व करना है। इसको बिना सेकेंड इक्वेशन को यूज किए फर्स्ट, थर्ड और जो ए इक्वेशन है उसको यूज कर सकते हो आप। फ्रिक्शन इज limiting value or less than that. This implies that we cannot use equation 2 to solve the problem. We cannot use equation 2 to solve the problem. अब मैं 2 इक्वेशन को छोड़ दूं, फर्स्ट इक्वेशन से, ए इक्वेशन से क्या आ रहा है रिजल्ट हमारे पास, ए से अगर बी की एक्सेलरेशन 0 है, अगर ए बी 0 है, एक तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, दिस इज t प्लस 10 मतलब t इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन से t क्या बनेगा, t किसके इक्वल आ गया, मैथमेटिकली देख लेना कोई गलती ना कर दूं मैं। t की अगर दोनों वैल्यूज इक्वेट कर दें, AA is twice of AC. AC comes out to be 2. A comes out to be 4. अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता B पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन B, मैं ए की अगर ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो टेंशन कितनी आई, ए की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट 10 और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है वो भी 10 ही होगी। Yes. Yes, sir. तो हमारा जो मैथमेटिकली रिजल्ट आएगा ना वो आपको लॉजिकली भी क्लियर होना चाहिए। जब ये एग्जाम में आया था ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये आंसर निकाल के छोड़ दिया था जो टोटली गलत है। ए की एक्सेलरेशन भी गलत है, बी की भी, सी की भी। यहां से हमें पता चल रहा था कि हमारा ये क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ है। और करना है ऐसे ही, आप बिना इसको सॉल्व किए आपको पता नहीं चलेगा कि ए बी रेस्ट पे है या नहीं। आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, वहां से पता चलेगा कि बी रेस्ट पे है और वहां से पता चलेगा कि टेंशन 20 से कम है, तभी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई थी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन का आपने मतलब बोला केवल ये बॉडी राइट साइड पे जा रही है। राइट साइड पे तभी जाएगी कि लिमिटिंग वैल्यू टेंशन से ज्यादा होगी, तभी मैथमेटिकली राइट साइड पे जाएगी ना, मैथमेटिकली, फिजिकली नहीं, बिकॉज फिजिकली हमें पता है ज्यादा हो नहीं सकती। तो इसलिए आपको टेंशन भी निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन छोड़नी पड़ेगी।
इस पूरे में देखो कुछ नहीं आया समझ तो, और इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखना सारे लोग। एक्सक्लूजन। हाँ जी, सर वैसे जनरली फ्रिक्शनल फोर्स का जब हम मतलब निकालेंगे तो वो नेगेटिव आ सकती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव नहीं होती कभी, वो अपोज करती है मोशन को, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती उसकी। सो इसको नोट कर दो, देन वी विल डू। यहां तक कर लिया सबने नोट? नीचे वाला पार्ट नोट कर दो, ये वाला। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखें। Find tension in the string. Find tension in the string if pulley A, B, C and D are massless. If all pulleys are massless, if all pulleys are massless. Find tension in the string if all pulleys are massless. Also find also find acceleration of pulley A. सेकेंड पार्ट ज्यादा इजी है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। सर लास्ट टाइम रिपीट करना। Also find acceleration of pulley A. पहले मेरे को डायग्राम बनाने देना, थोड़ा डिफरेंस है, सो गलती होगी तो आपको भी कटिंग करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट में पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस पुली की एक्सेलरेशन होगी कोई? No, sir. बिकॉज ये तो फिक्स्ड है, तो इसकी एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगी बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड पुली। और एक हमने बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग
तो मैं ऐसे एक पॉइंट मार्क करता हूँ 1। ये स्ट्रिंग जो है इधर से जा रही है, वन से लेके 2 तक ये एक ही स्ट्रिंग है। यस Yes, sir. अगर 1 से लेके 2 तक एक ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग्स मासलेस होती हैं, पुलिस भी मासलेस दी हैं, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी या अलग अलग? Same. मैं अगर यहाँ पे टेंशन मार्क करूं इस पुली के लिए, ई के लिए, तो टेंशन की डायरेक्शन कौन सी? सर अपवर्ड्स। ये टी। इसके लिए मार्क करूंगा तो टी डाउनवर्ड्स। इस पुली के लिए, सर डाउनवर्ड्स। इस पुली के लिए टी अपवर्ड्स। पहले सिर्फ टेंशन की डायरेक्शंस देखो, समझ में आ रही हैं? टेंशन की डायरेक्शंस सर वो एक साइड पे वो नीचे को नहीं लगती है। क्या? सर पुली सिस्टम में एक स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग है, 1 से लेके 2 तक जा रही है ऐसे घूम के। टेंशन समझ में आई सबको? यस Yes. पुली डी को देखो अब ध्यान से। पुली डी पे अपवर्ड फोर्स कितनी है? 2T. डाउनवर्ड कितनी है? T. टी। अपवर्ड 2T, डाउनवर्ड T। पुलिस मासलेस है तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? सर टी 0. इस पे अपवर्ड 2T है, डाउनवर्ड T है, नेट 0 कब आएगी? नेट फोर्स आ कितनी रही है? सर अगर जो ऊपर वाली है वो हाफ मेरे को ये बताओ इस पे नेट फोर्स कितनी आ रही है अभी? सर टी T अपवर्ड होनी कितनी चाहिए? 0. 0. अभी T 0 है, टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 है, बिकॉज डी पुली से ही पता चल रहा है हमें। फॉर पुली डी net forces but for massless pulley F net should be 0. Implies tension in the string is 0. समझ में आया कैसे किया? Yes. सो आज वाले सारे न्यूमेरिकल्स दोबारा देखना, में कोई डाउट होगा तो कल करते हैं फिर। सर ये वाला रिपीट कर दो, डी वाला। इस पुली पे अपवर्ड फोर्स कितनी है? सर 2T डाउनवर्ड टी। नेट कितनी होगी अगर 2T अपवर्ड है, T डाउनवर्ड्स है? एक बॉडी है मेरे पे, इस पे 2T फोर्स अपवर्ड लग रही है और T डाउनवर्ड लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी है? टी। T किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। होनी कितनी चाहिए नेट फोर्स मासलेस बॉडी पे? 0। मतलब T 0 है। नेट फोर्स T है, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, मतलब T 0 होना चाहिए, नहीं तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस तो डिफरेंट आ जाएंगी। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस तभी इक्वल हो सकती है अगर T 0। सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे। So PDF सेंड कर देना. कर दूंगा PDF।